हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। क्लास 7 की एनसीईआरटी जिसमें आपका चैप्टर 2 चल रहे हैं, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें, और हम आगे देखेंगे इसमें चोल वंश के बारे में। इसके पहले हम देख लेते हैं जो आपकी पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसमें क्या आपका महमूद के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये महमूद कौन था, है ना, ये हमने पढ़ा है। और इसने क्या किया था ये भी पढ़े हैं। इसने क्या किया था, कई बार सोमनाथ मंदिर में क्या किया था, लूटा था इसने। और उसके बाद इसने एक अलब्रूनी को नियुक्त किया था, अलब्रूनी नामक, है ना। क्यों नियुक्त किया था, उपमहाद्वीप के जो लेखा जोखा है उसके बारे में लिखने के लिए नियुक्त किया था। किसने, महमूद ने। अलब्रूनी ने क्या किया था, एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम क्या था, उल हिंद। मुझे लगता है शायद मैं इसको ना पढ़ाई हूँ, इसलिए पढ़ाई थी लेकिन शायद क्लियर ना हो आप लोग को, है ना। इसमें इसको एक बार सोचे रिपीट कर देती हूँ। तो क्या आपका ये अलब्रूनी, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देंगे। और इसमें एक बुक था, उसने लिखा, क्या बुक था, उल हिंद। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। और उसके बाद क्या था, इसमें चौहान के बारे में हम देखेंगे। जो पृथ्वीराज तृतीय थे, इनका जो डेट है आप वो ध्यान देंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, ये डेट को ध्यान देंगे। और इसमें क्या है, सुल्तान जो मोहम्मद गौरी नामक तुर्की शासक था, 1191 में हराया। लेकिन दूसरे ही साल क्या हुआ, 1192 में उसी के हाथों से ये हार गए थे। ठीक है, ये किनके बारे में है, ये चौहान के बारे में है। ठीक, आगे हम देखेंगे कि चोल वंश के बारे में। चोल वंश के बारे में हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे मैप में थोड़ा, जो कि मैप में हम देखेंगे थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ओके, हम नीचे देखते हैं। देखो मैप में क्या है, देखो ये आपका क्या बताया गया है इसमें, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो अंडरलाइन किया गया है, जो साइड कर दिया गया है, ये क्या आपका चोल वंश का है। यहाँ पे क्या है, जितना ये एरिया है यहाँ पे, ये क्या है, चोल शासकों का। ये यहाँ पर चोल वंश जो थे यहाँ पर राज करते थे। ऐसा नहीं था कि वो अचानक ही पूरा जो ये क्षेत्र था सब उन्हीं का था, ऐसा नहीं था। वो सबसे पहले यहाँ पे जो उरैयूर है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये छोटे से एरिया पे लोग, यहाँ पे इनका शासन स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये लोग धीरे धीरे क्या हुए, यहाँ पर पूरा फैलते गए और यहाँ पर क्या किया, इनका शासन होते गए हैं। ठीक है, तो यही आपको बताना था मैप में। और आगे हम देखेंगे इसमें क्या है, आपका उरैयूर के बारे में है। क्या है आपका उरैयूर। ठीक है, उरैयूर से तंजावुर तक ये क्या है आपका, ये चोल वंश के बारे में है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया आपका, जो चोल वंश सत्ता कैसी थी, वहाँ पे ये सत्ता कैसे आया, है ना, इसको हम समझेंगे। और इसको समझेंगे हम थोड़ा सा अपनी भाषा में समझेंगे, क्योंकि अगर बुक के हिसाब से लें, है दिया वही है लेकिन थोड़ा बुक की भाषा अलग है। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है कि जो उरैयूर है, जो तंजावुर तक है, ये शासन कैसे आया। ठीक है, तो उरैयूर क्या है आपका, ये जैसे आप एग्जाम्पल में आप समझने के लिए ले सकते हो। जैसे ये क्या है आपका, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब हम जैसे ये रहा, ठीक, और ये इस क्षेत्र में क्या है, ये आपका एक समृद्ध जो शासक होते हैं वो होते हैं। जैसे इसमें क्या है आपका, उरैयूर में मोटियार हैं। ठीक है, कौन है, मोटियार हैं। आप इधर देख लीजिए, है ना, ये रहा आपका मोटियार हैं। ठीक, 1 सेकेंड, मोटियार लोग हैं यहाँ पर। तो क्या किए हैं यहाँ, पहले हम लोग इसके पहले भी देखे थे, क्या थे, सामंत। सामंत लोग कौन होते थे, जैसे कोई राजा हो, उनके अंडर में क्या करते हैं, वो काम करते हों, है ना, वो काम करते हैं। तो जो जो व्यक्ति वो काम करता है तो अपने एरिया में क्या करता है, वो वहाँ पे एक संपन्न होता है, वहाँ पे काम करेगा, जाहिर सी बात है पैसा मिलेगा, है ना, मतलब एक अच्छी जगह में काम करेगा। तो वो क्या होता है, एक संपन्न परिवार होता है, तो वो क्या होता है वहाँ पे सामंत के रूप में होता है। ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पर सेम वैसे ये मोटियार हैं, जो क्या थे, वहाँ पे एक मुखिया थे। ठीक है, मोटियार क्या थे, यहाँ पे एक मुखिया थे। वो उसने चोल वंश क्या किया था यहाँ पे, और यहाँ पे चोल वंश जो सामंत के रूप में होते थे। ठीक है, चोल वंश क्या थे, यहाँ पे सामंत के रूप में थे, जो कार्य करते थे। और मोटियार यहाँ पे जिनका शासन होता था, कहाँ पे, कावेरी डेल्टा, ये आपका क्या है, मोटियार लोग हैं। और ये क्या है आपका
सामंत के रूप में कौन है? चोल वंश है। ये लोग कार्य करते थे सामंत के रूप में। और इन्होंने क्या किया, चोल वंश ने पहले उरैऊर में सामंत के रूप में कार्य करता था, क्लियर है। और उसके बाद क्या किया, ये मोटियार जो परिवार था उस पर हमला किया, ठीक है। ये मोटियार जो परिवार है आपका, और ये क्या है आपका? उरैयूर है, ठीक। इसने क्या किया, सामंत पर ये जो आपका मोटियार परिवार है उस पर क्या किया, हमला किया और अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। किसको? ये आपका मोटियार परिवार को, ठीक है। जो क्षेत्र है उसको क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया। और चोल वंश का जो व्यक्ति था विजय लय है ना, ऐसे कुछ नाम है इनका। यहाँ पे क्या है, हाँ ये रहा, विजय याल है ना, विजय लय है ना। विजय लय ने क्या किया था, जो व्यक्ति है ना इसने ही हमला किया था और इनको हराया। और उसके बाद 9वीं शताब्दी के आसपास इसने क्या किया, कावेरी डेल्टा के पास हमला करके धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया, ठीक है। शुरुआत कहाँ से किया था इसने? मोटियार यहाँ पे जो क्षेत्र है उस पर हमला किया और उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पर कब्जा किया, ठीक है। इसमें ये चीज़ आपको बताया गया है। ये कब हुआ था? ये 9वीं शताब्दी के पास में हुआ था। किस पे हमला किया? मोटियारों पर। किसने? चोल वंश ने उरैऊर में, ठीक है। जो एक क्या था, सामंत के रूप में कार्य करता था। और मोटियार परिवार पर क्या किया था, हमला किया। और उस क्षेत्र में हमला करने के बाद चोल वंश व्यक्ति, क्या नाम है उसका, विजय लय है ना, इसने क्या किया था, हमला किया। और 9वीं शताब्दी के आसपास कावेरी डेल्टा के पास क्या किया, इसने हमला करके धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पर कब्जा किया, ठीक है। ये था आपका इसमें समझने के लिए जो आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे सामंत क्या होता है मैं पहले बताई हूँ। जैसे सामंत है, क्षेत्र है, अभी भी आपको वही चीज़ मैं बताई, ये रहा आपका है ना। ये क्या है, एक क्षेत्र है जो इसमें कई सारे क्षेत्र आते हैं। ये क्या है आपका? बड़ा क्षेत्र है, ठीक। इसमें कई सारे क्षेत्र आते हैं। तो उसमें क्या है, जो एक समृद्ध परिवार होता है, जो मजबूत परिवार होता है, वो सामंत के रूप में होते हैं, ठीक है। वही क्या था, ये चोल वंश थे जिसने किस पे, मोटियार क्षेत्र पर क्या किया, हमला किया था, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें इसने क्या किया, हमला करने के बाद वहाँ पर कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद उसने वहाँ पर तंजावुर शहर बसाया, है ना, सॉरी तंजावुर शहर, और हाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। क्या है वहाँ पर? तंजावुर शहर, ठीक है। और उसके बाद क्या है वहाँ पर? निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें जो मैप में हम देखे वही अभी स्टार्ट किया कहाँ से, उरैऊर से। उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पर यहाँ पर कब्जा किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे यहाँ पे क्या बताया गया, देखो जो इलाके जीता उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में क्या किया, वो धीरे धीरे बढ़ाते गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, उसके बाद जो यहाँ पे चोल शासक थे उसने, वो क्या था, बहुत शक्तिशाली बन गया था, माना जाता था उस समय। और 985 में राजा बना। ये कब राजा बना है, तो 985 में इसने राजा बना। और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया, ठीक है। इसने क्या किया, अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। और राज के पुत्र, क्या देखो आप यहाँ पे ध्यान देंगे इसमें, राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। किसने जारी रखा है, तो राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने इसकी नीतियों क्या किया, जारी रखा। और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, क्या क्या है, गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर क्या किया, हमला भी किया है। और इन अभियानों के लिए उसने एक क्या किया, जल सेना बनाया। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे जो न्यू है ये, है ना, क्या है, 1 सेकेंड, है ना, इसमें देखते हैं क्या है कि जो राज के पुत्र थे, क्या नाम है इनका, राजेंद्र प्रथम, आप नाम को याद रखेंगे। और उसने क्या किया, नीतियों को जारी रखा। और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया, ठीक है। और उसने अभियानों के लिए उसने एक जल सेना बनाई। क्यों जल सेना की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि वहाँ पे एक समुद्र है, तो समुद्र को क्रॉस करने के लिए क्या किया, जल सेना बनाया। आप ये कुछ नया है, पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है।
उसके बाद हम देखेंगे जो उस समय के राजा हुआ करते थे, क्या करते थे वहाँ पे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। ठीक है, तो जो राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम, है ना, गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आप क्या देखेंगे, देखो आप कितना बड़ा भव्य मंदिर है ये, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। चोल वंश की एक विशेषता थी कि ये यहाँ पे एक मूर्ति कला और भव्य मंदिर बनवाते थे। आप इसको देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हो जो ये मंदिर कितना भव्य है ना। तो यहाँ पे जो चोल वंश थे इनकी विशेषता क्या थी, ये मूर्ति कला और इनका जो भव्य मंदिर था, जो मंदिर बनवाते थे बहुत ज़्यादा ही भव्य होता था, है ना, और जो मूर्ति कला होती थी, जो मूर्ति बनाते थे बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता था। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, देखो क्या बताया गया इसमें, जो चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास के विकसित होने वाली बस्तियों का केंद्र बन गए थे। अब जाहिर सी बात है जहाँ मंदिर होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो चीज़ें बिकती हैं, है ना, वहाँ पे खर्च होता है, वहाँ पे जो आसपास पुरोहित में रहेंगे, मालाकार रहेंगे, बावर्ची रहते हैं, है ना, मेहतर संगीतकार रहेंगे, नर्तक इत्यादि क्या होते थे वहाँ पर रहते थे। और दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो यहाँ पे मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका अभी वहाँ अयोध्या में श्री राम भगवान जी का मंदिर बना है, तो वो सिर्फ मंदिर का साधन तो है नहीं कि सिर्फ मंदिर है वो, आप वहाँ से पूजा करने जाते हो तो पूजा आराधना का ही तो साधन नहीं है ना। तो वहाँ पे क्या है आपका, वहाँ पे क्या करते हो, आपका आर्थिक जो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन केंद्र होता है ना, जो आर्थिक जो ज़रूरतें होती हैं आप उसको वहाँ पे पूरा करते हो। ठीक है, वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ पे पुरोहित होंगे, माला बेचने वाले होंगे, संगीतकार होंगे, नर्तक होंगे इत्यादि वहाँ पर क्या होंगे, रहे होंगे। ठीक है, और दूसरे शब्दों में क्या है समझेंगे, इसमें क्या है, पूजा आराधना के स्थान है। उसके बाद क्या है, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र है यहाँ पर, जिनसे क्या होता है वहाँ पे हम काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं और वहाँ से हमारी क्या होती हैं, ज़रूरतें पूरी होती हैं। मंदिर के साथ जुड़े हुए जो शिल्प है इसमें सबसे विशिष्ट था क्या है, कांस्य प्रतिमा। उस समय जो चोल वंश का समय था वहाँ पर क्या होता था, कांस्य प्रतिमा बनाया जाता था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था। और चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है, मतलब बहुत ही सुंदर और उच्च कोटि की जो प्रतिमा होती हैं, कब की में है ये, तो चोल वंश की है। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये प्रतिमा, ये चोल वंश के समय की है। ठीक है, और ज़्यादातर जो प्रतिमाएं हैं इसमें देवी देवताओं की होती थी और कुछ प्रतिमाएं क्या होती थी, भक्तों की भी बनाई जाती थी। मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ देवी देवताओं की ही बनाई जाती थी, यहाँ पर जो प्रतिमा है वो भक्तों की भी बनाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या इसमें कृषि और सिंचाई, वहाँ पर जो चोल वंश के लोग वहाँ पर रहते थे उस समय जो कृषि व्यवस्था थी और जो सिंचाई व्यवस्था थी वहाँ पर कैसे थी, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जो चोल वंश की उपलब्धियाँ थी यहाँ पर कृषि और नए विकासों के माध्यम से संभव हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखो, जो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी। ठीक है, और ये शाखाएं क्या बार बार पानी उलझती थी जिसने किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती थी, और इससे क्या हुआ, शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक हुआ, है ना, मतलब चावल खेती में क्या हुआ, अच्छे से ये यूज़ हुआ है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तमिलनाडु के जो दूसरा हिस्सा है इसमें कृषि पहले ही विकसित हो चुका था और 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में क्या हुआ, बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई है। और कुछ इलाकों में देखोगे आप तो जंगल भी साफ किया गया है, क्योंकि उस समय जो क्षेत्र था क्या था, चुनौतीपूर्ण था, तो वहाँ पर चीज़ें को क्या किया गया है, साफ सफाई किया गया है। ठीक है, वहाँ चीज़ों को समतल बनाया गया जहाँ जैसे ज़रूरत होता था। और डेल्टा क्षेत्र में क्या किया, बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाया गया है। ठीक, तटबंध बनाया गया और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का भी निर्माण किया गया। उस समय के जो कार्य थे किया गया है किसान के लिए, क्या यहाँ पे तटबंध बनाया गया है और पानी खेतों तक पहुँचे इसके लिए क्या किया गया, नहरों का निर्माण किया गया है। ठीक है, और कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। क्या किया जाता था, एक ही साल में
दो दो फसलें उगाई जाती थी और कई जगहों पर फसल की सिंचाई कृत्रिम रूप से भी किया जाता था। सिंचाई के क्या करते थे, कई पद्धति अपनाई जाती थी, ठीक है, जिसमें कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर भी बनाए गए हैं। जैसे हमेशा पानी नहीं मिलता था तो क्या करते थे, वो कृत्रिम का सहारा लेते थे, कृत्रिम तरीके से, जैसे कुआं खुदवाना, सरोवर बनाना, है ना, ये सब क्या है था, पानी को इकट्ठा करने का स्रोत था। उसके बाद क्या किया गया इसमें देखो, सिंचाई के जो काम योजना की ज़रूरत होती है उसमें श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, ठीक है, क्या करते थे, श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और यहाँ तक तय करना कि जो पानी का बंटवारा है उसको कैसे करना है, ठीक है। ज़्यादातर जो नए शासक होते थे और जो वहाँ के साथ के गांव में रहने वाले लोग होते थे, इन गतिविधियों में क्या होते थे, सक्रिय होते थे, दिलचस्पी भी लेते थे। तो क्या होता था, चीज़ों को करने में आसानी होती थी, ठीक है। हम देखेंगे इसमें साम्राज्य का प्रशासन, उस समय का जो साम्राज्य था, जो प्रशासन था, कैसे हुआ करता था, ठीक है। तो इसमें बताया गया है आपका जो साम्राज्य प्रशासन था, किसानों की बस्तियां, जिससे क्या बोला जाता था, उर कहलाता था ये, ठीक है। जो किसानों की बस्तियां थी इसे क्या बोलते थे, उर बोलते थे, और इसको सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी ये, ठीक है। और इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। जो गांव का समूह होता था उससे नाडू कहते थे। जैसे आप इसको समझ सकते हो, ये देखो आप, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे जैसे नाडू इसको बोलेंगे, इसमें एक गांव, दो गांव, तीन, चार, पाँच या 6 गांव ले लो, है ना, ज़्यादा तो नहीं, यानी 4-5 गांव या 6 गांव इसमें ले लो, तो इसको क्या बोला जाता था, इसको हम नाडू कहते थे, ठीक है। और गांव क्या हुआ आपका, जो जिसको सिर्फ क्या बोलते थे, एक किसान बस्ती में जो रहते थे उसे गांव बोला जाता था, ठीक है, जिसको ग्राम पंचायत काम करता था यहाँ पर, ठीक। जिस तरह के गांव के समूह को क्या बोला जाता, नाडू कहा जाता था। और ग्राम परिषद और नाडू क्या करते थे, न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। मतलब जो कार्य होता था वो नाडू और गांव के लोग वहाँ पे मिलकर करते थे। तो ग्राम परिषद, जैसे आपका ये क्या है, आपका ये एक क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र, यहाँ पे 5-6 गांव हैं, तो इसको क्या बोला गया है, ये नाडू है, ठीक, क्या है, ये नाडू है। और ये क्या है, एक गांव है, ठीक, ये क्या आपका गांव है। और इसमें क्या करते हैं, जो इसको कौन हेड करता है, तो ग्राम पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाडू, और यहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायत। ये दोनों मिलकर क्या करते थे, कर वसूलने जैसे जो कार्य होता था, ये दोनों मिलकर ये कार्य को कंप्लीट करते थे, ठीक है। जो धनी किसान को केंद्रीय जो चोल सरकार की देख रेख में नाडू के काम काज में क्या होता था, अच्छा खासा नियंत्रण हासिल करते थे। उस समय क्या होता था, जो धनी भूस्वामियों का चोल राजाओं ने क्या किया था, सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन, है ना, मूवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, ठीक है, क्या था, वेलन या किसान। और क्या था उसके बाद, अर ईआर, अर ईआर क्या है आपका, प्रधान है, प्रधान जैसी उपाधि थी दी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए हैं, ठीक है, ठीक है। और उसमें क्या बताया गया, देखो, एक बिल्लाल है, बिल्लाल जाति के जो किसानों को क्या करता था, इसमें रखा जाता था। और नाडू में जो अच्छे पद हैं उस पर रखते थे, ठीक है, किसको, बिल्लाल जाति वाले को, ठीक है। जो यहाँ पे बिल्लाल जाति के लोग हैं उनको क्या करते थे, अच्छे पद के लिए रखा जाता था। जैसे नाडू में जो अच्छे पद होते हैं, जो कार्य करते हैं वहाँ पर अच्छे अच्छे पोस्ट में, उनको रखा जाता था। कौन सा जाति होते थे वो, बिल्लाल जाति होते थे। आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें बिल्लाल जाति का। और उसके बाद क्या है, जो इसमें कुछ भूमि के प्रकार हैं, आगे हम देखेंगे क्या है भूमि के प्रकार, जिसमें बताया गया है कि विल्लन वगाई, ठीक, फर्स्ट क्या है आपका, विल्लन वगाई। तो इसमें क्या है, जो गैर ब्राह्मण होते थे किसान स्वामी की भूमि यहाँ पर, हाँ, जो यहाँ पर क्या थे, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी यहाँ पर। और क्या है ये, ब्रह्मदेय दूसरा,
ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि, जो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी वो भूमि है। उसके बाद क्या है, साला भोग। साला भोग क्या है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। उसके बाद क्या है, देवदान, तिरुन मट्टक्कनी, है ना। तो क्या है, ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है। पल्ली चंदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ठीक, ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे जो बॉक्स में है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कोई सा भी उठा लेगा, तो ये आपको, आप इसको पढ़ लें थोड़ा, कि अगर क्वेश्चन आता है तो इसको आसानी से बनाया जा सके। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें क्या बताया गया। देखो, ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान देना। अब जाहिर सी बात है, आप इतना पढ़े हो इसमें, तो आप देखे होंगे कि इसमें भूमि दान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उस समय तो ब्राह्मणों को क्या किया, इसमें भूमि दान बहुत ज़्यादा दिया गया है। और परिणाम स्वरूप क्या करते थे, कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में है। जाहिर सी बात है, अगर ब्राह्मणों को जो आप दान देते हो, है ना, दान दिया जा रहा था बहुत ज़्यादा उस समय, तो भूमि दान देते थे, तो क्या हुआ, धीरे धीरे ब्राह्मण जो बस्तियां थी एक अस्तित्व में आई, है ना, बहुत बड़े रूप में अस्तित्व में आई। और प्रत्येक ब्राह्मण को देख रेख में प्रमुख ब्राह्मण जो भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं क्या होती थी, बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। ठीक है, क्या करते थे ये लोग, बहुत कुशलतापूर्वक काम करते थे। जैसे एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण क्या कर सभा बनाया, तो उसने सभा में अनेक समितियां होती थी। ठीक है, सभा बनाया ब्राह्मण ने, तो इसमें क्या होते थे, अनेक समितियां होती थे, तो सभी मिलकर इस पर क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें जो काम होता था क्या होता, शिलालेख में प्राय मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरे दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात परिवारों के व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। ठीक है, सभा बनाया जाता था और वो लोग क्या करते, कुशलतापूर्वक एक साथ कार्य करते थे। फिर क्या था, इनके निर्णय शिलालेख में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरा, है ना, दर्ज किए जाते थे। और नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संग भी अक्सर क्या होता था, शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या इसमें जानकारी मिली है, एक सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या होता था, यहाँ पर लॉटरी सिस्टम किया जाता था। किसमें, तमिलनाडु में। ठीक, क्या है यहाँ पर देखते हैं इसको। तमिलनाडु का जो ये चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर, है ना, से प्राप्त अभिलेख है। इस बात का सविस्तार वर्णन है कि जो ब्राह्मण की सभा का गठन होता था, इसमें सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि जो देख रेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनका नाम एक क्या होता था, तालपत्र होता था। तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। ठीक है, एक तालपत्र होता था, उस पर क्या होता था, छोटे टिकटों पर क्या लिखा जाता था और मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता। एक इसको क्या किया, जैसे ये तालपत्र है, इसको क्या किया जाता था, एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था। और किसी छोटे लड़के के हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। मतलब क्या है, ये एक सदस्यता प्राप्त करने के लिए वहाँ पर, जैसे एक सदस्यता प्राप्त करने के लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ओके, आगे हम देखते हैं इसमें, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। आगे क्या है इसमें, देखो, जो सदस्यता प्राप्त करते थे उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, उनकी योग्यता भी होनी चाहिए। इसके बारे में ऐसे नहीं है किसी को भी उठा लेते थे, ऐसे नहीं है। लॉटरी सिस्टम उस टाइम से स्टार्ट है और उसमें क्या था, योग्यता होनी चाहिए। तो उसमें योग्यता क्या क्या थी, तो सभा के सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। ठीक है, क्या बताया गया है, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। ठीक है, उनके पास अपना घर होना चाहिए। फर्स्ट, इसको आप ध्यान देंगे, क्या है, उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, उनकी जो उम्र एज होनी चाहिए इस योग्यता के लिए, एज क्या है, 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। और उन्हें क्या होना चाहिए, वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए।
ठीक है, और उन्हें प्रशासनिक मामलों की क्या हो, अच्छी खासी जानकारी हो और वो ईमानदार हो। ठीक है, यदि पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, इस चीज़ों को इसमें बताया गया है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देंगे इसमें जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, हाँ, ये जो 12वीं शताब्दी का है ना, हाँ 12वीं शताब्दी का है ये। क्या बताया गया इसमें, 12वीं शताब्दी की तमिल कृति है। ठीक है, क्या है ये, तमिल कृति पेरिया पूर्णम। इसको आप ध्यान देंगे, क्या है ये, 12वीं शताब्दी की तमिल कृति है। क्या है ये, पेरिया पूर्णम। क्या है ये, इसमें ये लिखा जाता था तो ये क्या था, साधारण मर्द और जो औरत होती थी उस समय के जीवन कैसे जीते थे इसमें बताया गया है। किसमें, पेरिया पूर्णम में। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे, इसको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये भी। ठीक है, बाकी चीज़ों को नहीं, जो इम्पोर्टेंट था उसको बताई हुई इसको, और उसके बाद ये। ठीक है, उसके बाद है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन नहीं है इसमें, एक और है जिसको बताया गया है कि जो चीन का समय था, इस समय जब हम इसको पढ़ रहे थे, है ना, जो इस सब चीज़ को हम देख रहे थे, उसी समय वहाँ पर जो चीन था, ताग वंश के जो युग चीन है, वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो इसमें हम देख लेना आप लोग कि आप सुन लो, उतना ही काफ़ी है, उसमें बाकी ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चीन में क्या है, ताग वंश के तहत एक राज्य स्थापित किया गया था जिसमें जो 7वीं से 10वीं सदी के तक क्या होता है, 300 वर्ष, है ना, जो 300 वर्ष के बीच का था। ठीक है, क्या बताया गया इसमें, जो चीन में एक तागवंश के तहत एक राज्य स्थापित किया गया था, और वो क्या था आपका, ये 7वीं से 10वीं सदी तक का था, 7वीं से 10वीं सदी। ठीक है, और राजधानी क्या थी, चीन की राजधानी क्या थी उस समय, सियान। चीन की राजधानी क्या थी उस समय, शियान। ठीक, इसको आप ध्यान देंगे, और ये क्या था, दुनिया का सबसे बड़े नगरों में से एक था, क्या, सियान। उसके बाद क्या बताया गया है, देखो इसमें कि सियान में लोग तुर्की, ईरान, भारत, जापान और कोरिया आते जाते थे। ठीक है, सियान में क्या है आपका, सियान में तुर्की, ईरान, भारत, जापान, कोरिया आते जाते थे। और क्या, क्यों आते जाते थे, जाहिर सी बातें आएंगे तो क्यों, व्यापार के लिए इनका आना जाना होता था। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें आपका बताया गया है कि 7वीं से 10वीं सदी के मध्य तागवंश जो साम्राज्य है वे परीक्षा सिस्टम, है ना, जो 7वीं से आपका जो परीक्षा सिस्टम हम एग्ज़ाम देते हैं तो वो उसी समय स्टार्ट था परीक्षा सिस्टम। कब से, तो ये 7वीं से 10वीं सदी। ठीक है, परीक्षा सिस्टम होता था, वहाँ पर कोई भी लेकिन बैठ सकता था। ठीक है, और वो क्या होते थे, वहाँ ऑफिसर नियुक्त किए जाते थे, किससे, परीक्षा सिस्टम से। ये कब से स्टार्ट है, तो आप परीक्षा सिस्टम ध्यान देंगे 7वीं से 10वीं सदी में ही, है ना, 7वीं से 10वीं सदी से ही परीक्षा सिस्टम स्टार्ट है। क्या चीज़ के लिए, कोई भी ऑफिसर के लिए या नौकरशाही नियुक्त करते थे, है ना, तो वहाँ पे क्या करते थे, ये परीक्षा सिस्टम स्टार्ट किए थे। कब, 7वीं से 10वीं सदी के मध्य में। उसके बाद है आपका इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे, क्या है, जो चीन में 1911 तक परीक्षा सिस्टम था। ठीक है, चीन में कब से कब तक था, आप ध्यान देना इसमें, चीन में 1911 तक परीक्षा सिस्टम था, जो चेंज हुआ फिर उसके बाद अलग सिस्टम आया। ठीक है, जो पहले सिस्टम क्या था, 7वीं से 10वीं सदी में परीक्षा सिस्टम था, उसके बाद क्या हुआ, इस सिस्टम को चेंज कर दिया गया, कब, 1911 के बाद। तो ये जो 4-5 पॉइंट मैं बताई, आप तागवंश जो युग चीन है ना, उनके बारे में आप ध्यान देंगे। जो शियान है उनकी राजधानी है, यहाँ का जो परीक्षा सिस्टम था 7वीं से आपका 10वीं सदी तक बीच में, और ये लोग क्या करते थे, व्यापार के लिए शियान, तुर्की, ईरान, भारत, जापान, कोरिया आते जाते थे। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या था, चीन में 1911 तक क्या था, परीक्षा सिस्टम था। उसके बाद क्या हुआ, इसको चेंज किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें आपका क्वेश्चन है, आप इसमें इसको बनाओगे, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है,
तो फर्स्ट आपका क्या है इसमें, गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार आपका किस में आएगा, तो गुजरात और राजस्थान। जो आपका गुर्जर प्रतिहार है ये गुजरात और राजस्थान। उसके बाद क्या है, राष्ट्रकूट कहाँ पे, तो पश्चिम दक्कन। ठीक है। पाल वंश किधर के, तो बंगाल के थे ये। और चोल कहाँ के थे, तो तमिलनाडु। आप मैप देखे होंगे तो आपको याद होगा, जिसमें आपको बताई हूँ। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार गुजरात, ठीक। राष्ट्रकूट पश्चिम दक्कन, अपाल वंश बंगाल के, और चोल कहाँ के थे, तो तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, त्रिपक्षी संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन कौन से थे। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाई हूँ। जो त्रिपक्षी संघर्ष थे, क्यों मतलब कौन कौन थे यहाँ पे। ठीक है। तो जो त्रिपक्षी संघर्ष थे यहाँ पे क्या कौन कौन थे, गुर्जर थे, राष्ट्रकूट, पालवंश थे। ठीक है। ये तीनों लोग ने क्या किया था, जो तीनों वंश थे, है ना, जो लोग थे, लोग मिलकर युद्ध किए थे, हमला किए थे एक ही वो पे, है ना, एक ही क्षेत्र पर। कौन कौन, गुर्जर, राष्ट्रकूट और पालवंश। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, चोल जो साम्राज्य में सभा की किसी भी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होती थी। जो चोल साम्राज्य में सभा की किसी भी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी थी। तो जाहिर सी बात है, अभी हम पढ़े हैं जो 4-5 पॉइंट है उसमें, भूस्वामी हो, उम्र 35 से 70 के बीच हो, प्रशासन का जानकार हो, वो क्या हो, उनका घर भी हो, है ना। इसको आप देख लेंगे अच्छे से, और बाकी ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे। जो चाहमान थे, है ना, जो चाहमान थे, इनके नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे, तो दिल्ली और अजमेर। ठीक है। कौन से थे ये, दिल्ली और अजमेर। मैं आपको बताई हूँ, दिल्ली और अजमेर में युद्ध करने के लिए इनको युद्ध करते थे ना। इसमें क्या था, चाहमान के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर दिल्ली और अजमेर। उसके बाद क्या आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ, और चोल मंदिरों के साथ कौन सी गतिविधि जोड़ी गई। ये सब चीज़ें को आप ध्यान देंगे थोड़ा, है ना, पढ़ेंगे सब चीज़ को। ठीक है। जो डाउट होगा आप पूछेंगे। ठीक। ओके। थैंक यू।